नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोजपुर से मिल रही है, जहां पर बेकाबू ट्रक ने दंपत्ति को कुचल डाला। मौके पर पति की मौत हो गई है। पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असदन मठिया मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दंपत्ति को असदन मठिया मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना हुई जिसमें पति की जान गई है। बेकाबू ट्रक ने दंपत्ति को कुचल दिया। भोजपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौके पर पति की मौत हो गई। पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोजपुर के असदन मठिया मोड़ के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि पति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता की और जहां बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा, वहीं मीडिया पर भी उन्होंने तंज कसा। राहुल ने वरुण गांधी को गले लगाने को लेकर भी आरएसएस को लेकर तंज कसे। सुने क्या कहा, बदले बदले अंदाज में नजर आए राहुल गांधी। सुनिए आप। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पार्टी में नहीं, परिवार में ला सकते हैं। वो अलग रिश्ते होते हैं। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है, उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक। सीधा आपको दिल्ली के एनएमडीसी कन्वेंशन सेंटर ले चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है, और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष
हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखे तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। ढेर सारे गांवों में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुंचानी हो, अन्न पहुंचाना हो, जिनके कोविड के लक्षण देखे गए हैं उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो, जिनका कोई नहीं था उनकी शुश्रूषा से लेकर अंतिम संस्कार तक सारे कोविड की महामारी की गतिरोध को पार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नड्डा जी ने उस कठिन काल के अंदर एक वाइब्रेंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा। और मैं तो आप सबको आग्रह करता हूं कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, सेवा ही संगठन है, इस सूत्र का, उसको आप जरूर देखें। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन ले तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारें तो बनी थी, परंतु संगठन का विस्तार बाकी था। नड्डा जी की अध्यक्षता में हमने उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुंचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गोवा में भी हम हैट्रिक लगाकर तीसरी बार और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए। जैसा आप सब जानते हैं, गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार की योजनाओं और सरकार के कार्यक्रम और विशेषकर किसान कल्याण के कार्यक्रमों को हर किसान तक, हर जन जन तक पहुंचाने में श्री नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73
विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। तो ये आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह की एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर से, क्योंकि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की वो खत्म हो गई। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गृह मंत्री अमित शाह ने, और साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर जानकारी दी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा 1 साल और रहेंगे अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव तक पद पर रहेंगे। आडवाणी शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता हैं जेपी नड्डा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष नड्डा के एक्सटेंशन पर मोहर लग गई है। नड्डा का कार्यकाल अगले साल यानी कि जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन था। आज बैठक में सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी नीतियों की वजह से भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो गया, यानी कि टॉप 5 जो इकोनॉमी कंट्रीज हैं, बेस्ट इकोनॉमिक कंट्री, उनमें भारत शुमार हो गया है। चलिए न्यूज रूम का आप रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया दिल्ली में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। और जो एक्सटेंशन की बात की जा रही थी कि जेपी नड्डा का एक्सटेंशन बढ़ सकता है, वो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे जेपी नड्डा।
नितिन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नितिन, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि 2024 तक, जून 2024 तक नड्डा ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से 2 दिवस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल संबोधित किया था, रोड शो भी यहाँ निकाला गया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज पार्टी जेपी नड्डा के कार्यकाल की बात की जाए तो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है 2024 जून तक जो है पूरी तरीके से मान्य कर दिया गया। तो उसको देखते हुए आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा ही बने रहेंगे 2024 जून तक जो है। तो उसके बाद कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और भारतीय जनता पार्टी का मंथन शुरू कर दिया कि 2024 में किस तरीके से जो है जीता जाएगा। तो उसको जो मंथन है, तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही उसके साथ ही 9 राज्य के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो विधानसभा की जो रणनीति यहाँ पर बनाई गई, तो तमाम यहाँ पर मुद्दे रहे थे। लेकिन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है, तो उनका जो कार्यकाल पूरा जो सहमति बनाई है और उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जारी कर दिया कि जेपी नड्डा ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे जी। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि 2024 की रणनीति पर भी मंथन हुआ। 2023 में जिन 9 राज्यों में नितिन विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर भी मंथन हुआ। और क्या जेपी नड्डा के कार्यकाल का एक्सटेंशन, इसकी एकमात्र वजह यह भी है क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती नए अध्यक्ष के तौर पर किसी नए चेहरे को लाकर, इसलिए 2024 तक कार्यकाल बढ़ाएगा नड्डा का? इसके पीछे कारण क्या सामने आ रहे हैं? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बार फिर कार्यकाल ये बढ़ाया गया, तो उसमें जो है पार्टी जो है पूरी तरीके से यही सोचती है कि 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, तो एक बार फिर से जो है जेपी नड्डा के चेहरे पे जो है वोटिंग क्रिया करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से आई थी, तो उसको देखते हुए जो है जेपी नड्डा के कार्यकाल को उसे बढ़ाया गया था। लेकिन उसमें 9 साल के जो यहाँ पर जो 9 राज्य विधानसभा जो चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए जो है तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे थे। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस चुनावों का जो मुद्दा है 2024 जो संगठन जो बैठक कर रहा है, तमाम कार्यकारिणी जो बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संबोधित किया था कि इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो अपना परचम ले रहा है कि 2024 के लिए तो तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें गिनवाने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी करे। तमाम विधायकों कार्य का और देखा जाए तो जो सांसद हैं, वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उनके कार्य करने का भी कार्य जो है लोगों के बीच में लगाया जा रहा है। तो उसको देखते तमाम मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए गए कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उस कार्य को गिनाए, जनता के बीच में जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और तमाम जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। 2 दिन तक चिंतन मंथन दिल्ली में चलता रहा नितिन, और क्या कुछ सामने आया? इसका निचोड़ निकल कर क्या आया है? जी देखिए, पहले तो 2024 का जो चुनाव है उस पर सबसे बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान अपने हाथों में ली और साथ ही इस तरीके जो कमान देखते ही और साथ इसको देखते ही 2024 का चुनाव भी है, उसमें जो मंथन शुरू कर दिया गया। तो उस मंथन में 2024 का सबसे पहले मुद्दा उठाया गया कि 2024 में अगली बार प्रधानमंत्री में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि अमित शाह ने दोबारा से अपडेट कर दिया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही रहेंगे, उनका कार्यकाल भी खत्म हुआ जा रहा था। तो उसमें जो है पहली तारीख जो चिंतन था, जो शिविर यहाँ चलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्री को बुलाया गया था और मुख्यमंत्री को बैठा के यहाँ पर समझाया गया कि 2024 में किस तरीके से कार्य किया जाए और किस तरीके से जनता के बीच में जो कार्य अभी तक हुए हैं उन कार्यों को कैसे गिनाया जाएगा। तो उसको देखते हुए 2024 की रणनीति भी अभी से ही शुरू कर दी गई, क्योंकि कल से जो 2 दिवस का जो चिंतन यहाँ चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम मुख्यमंत्री और तमाम सांसद यहाँ पर रहे, तमाम लोगों के साथ में बातचीत कर, नेताओं के साथ में बातचीत की जा रही थी। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव की जो रणनीति है उसे किस तरीके से देखा जाए और किस तरीके से जो जीत हासिल करे, क्योंकि अब की बार जो गुजरात में जो जीत हुई है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और ये भी कहा जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अब जो कड़ी उसको देखते चुनौतियों के बीच में जो सरकार यहाँ बनी थी, लेकिन 2024 में जो चुनाव होंगे तो उन चुनावों को किस तरीके से बनाया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तमाम लोगों को रिपोर्ट भी पेश की इस मीटिंग के दौरान, इस मंथन के दौरान, और तकरीबन 72,000 देश भर में ऐसे बूथ ऐसे फाइंड आउट किए हैं जिनमें बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है। तो बूथ स्तर पर बीजेपी ध्यान दे रही है, यानी कि 2024 के लिए कोई कोर कसर नहीं है, कोई किंतु परंतु छोड़ना ही नहीं चाहती बीजेपी। और इसी के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की तैनाती, पदाधिकारियों की तैनाती और एक एक बूथ पर नजर। ये देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो रिपोर्ट कल भारतीय जनता पार्टी पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो है पेश की थी, इसमें जो है बूथ जो कमजोर नजर आ रहे हैं, जहां जहां बूथों पे जो लोग कमजोर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जोन से जिले में कमजोर नजर आ रही है, तो उस बूथ को पहले मजबूत करने का जो मंथन था यहाँ शुरू कर दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दिशा निर्देश दे दिया कि इस तरीके से जो बूथ कमजोर चल रहे, जो कार्यकर्ता भी कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि नाराज चल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा और लोगों को जो बूथ पे कमजोर नजर चल रहे हैं उन नजर पे बनाई हुई है कि इस तरीके के जो बूथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उन बूथों पर किस तरीके से नजर बनाई जाए। और
साथ ही इसी को देखते हुए तमाम जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे और साथ ये भी कहा गया कि 2024 की जो रणनीति यहाँ बनाई गई है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार अपने हाथों में कमान लेके चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव जहाँ हासिल की जाएगी उसको देखते हुए ठीक है, तमाम नजर में रणनीति रखिए। यहाँ बहुत पर शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। काम की तलाश में मध्य प्रदेश से अंबिकापुर पहुंची महिला को ई रिक्शा में बैठाने के नाम पर 4 आरोपियों ने गैंगरेप का शिकार बनाया। फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंची थी महिला काम की तलाश में और 4 आरोपियों ने ई रिक्शा में बिठाकर अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है महिला, और फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह महिला काम की तलाश में अंबिकापुर गई थी। एक पीड़िता महिला के द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत दुष्कर्म की शिकायत की गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 आरोपियों की पुलिस पता तलाश कर रही है। एक पीड़िता महिला के द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत दुष्कर्म की शिकायत की गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 आरोपियों की पुलिस पता तलाश कर रही है। एक पीड़िता महिला के द्वारा उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी है और यह धरना राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले लगातार प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं आज जिला सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर जिले के सभी प्रधानों और उनके साथ लाए गए ग्रामीणों के साथ सैकड़ों की तादाद में मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बैनर और तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने इस प्रदर्शन में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।